हेलो एवरीवन। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपीएस 04। ये हमारा सब्जेक्ट है और इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वन शॉट वीडियो है, यानी एक ही वीडियो में आपको सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। सब्जेक्ट का नाम है तुलनात्मक राजनीति, मुद्दे और प्रवृत्तियां। ठीक है, इसको देखने वाले हैं हिंदी मीडियम में, तो बहुत ध्यान से आपको लेक्चर को देखना है। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगी, एकलव्य इग्नू, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि मैक्स वेबर की नौकरशाही की अवधारणा का परीक्षण कीजिए। यानी मैक्स वेबर जो थे, इन्होंने नौकरशाही की अवधारणा दी थी, कंसेप्ट दिया था, इसके बारे में आपको बताना है। तो मैक्स वेबर जो है वो आधुनिक समाजशास्त्र, ठीक है, और राजनीतिक विज्ञान के एक महान विचारकों में से एक है। ये बहुत महान विचारक माने जाते हैं पॉलिटिकल साइंस में, और सोशियोलॉजी में भी एक महान विचारक माने जाते हैं। इन्होंने नौकरशाही को आधुनिक प्रशासन का सबसे तर्कसंगत और प्रभावी स्वरूप माना है। ठीक है, यानी इन्होंने नौकरशाही को बहुत ज्यादा महत्व दिया है कि आज के समय में जो प्रशासन है उसमें नौकरशाही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है। तो ये नौकरशाही क्या होती है? नौकरशाही क्या होते हैं? ये अधिकारी लोग होते हैं, यानी अधिकारी लोगों का ये एक समूह है। एक तरीके से सारे जो अधिकारी होते हैं बड़े बड़े, ये सब इसमें आ जाते हैं नौकरशाही में। तो नौकरशाही क्या करते हैं? प्रशासन को सही तरीके से चलाने में मदद करते हैं। वेबर के अनुसार किसी भी आधुनिक राज्य में, ठीक है, किसी भी राज्य यानी किसी भी सरकार में प्रशासन को सफल बनाने के लिए स्पष्ट नियम, कार्य का विभाजन, योग्यता के आधार पर नियुक्ति और अनुशासित संगठन आवश्यक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो मैक्स वेबर हैं, इनके अनुसार अगर हम देखें तो आधुनिक राज्य में, आज के समय में जो राज्य है उसमें प्रशासन को सफल बनाने के लिए, ठीक है, यानी जो प्रशासन है उसको सफल बनाने के लिए रूल जो होते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। सही तरीके से काम का विभाजन किया जाता है, योग्यता के आधार पर नियुक्ति की जाती है और अनुशासित संगठन भी जरूरी होता है। और नौकरशाही की अवधारणा को आदर्श प्रकार कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं आखिर इनकी नौकरशाही की अवधारणा है क्या। तो मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जो नियम, योग्यता, पदानुक्रम और विधिक अधिकार पर आधारित होती है। कहने का मतलब है कि अगर मैक्स वेबर के अनुसार देखें तो नौकरशाही जो होती है, ब्यूरोक्रेसी जो होती है, ये एक प्रशासनिक व्यवस्था होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ब्यूरो ये जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जो नौकरशाही होती है, ये कैसे काम करती है? नियमों पे, यानी बने बनाए नियम होते हैं, पहले से रूल होते हैं, उन नियमों के आधार पे काम करेगी और इनको योग्यता के आधार पे भर्ती किया जाता है। पदानुक्रम होता है इसमें, जैसे कोई छोटी पोस्ट होगी, फिर उससे ऊपर कोई अधिकारी होगा, फिर उससे ऊपर कोई अधिकारी होगा, फिर उससे ऊपर कोई अधिकारी होगा, पूरा इस तरीके से एक क्रम होता है। और विधिक अधिकार, इनको कानूनी अधिकार भी मिले होते हैं, उसी के आधार पे ये काम करते हैं। इसमें प्रशासन व्यक्तिगत इच्छाओं की बजाय निर्धारित कानून और नियमों के अनुसार चलता है। ठीक है, प्रशासन कैसे चलेगा? जो कानून बने होंगे उस कानून के अनुसार चलेगा, नियम के अनुसार चलेगा, किसी की इच्छा के अनुसार काम नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई पुलिस है, पुलिस अधिकारी है, अब पुलिस अधिकारी का जो मन करता है वो अपने मन के हिसाब से काम नहीं करेगा, बल्कि जो रूल बने होंगे, नियम बने होंगे, उसको उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी अधिकारी जो होगा वो हमेशा रूल्स के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। उनका मानना था कि आधुनिक समाज में बड़े और जटिल प्रशासन को कुशलता पूर्वक चलाने के लिए नौकरशाही सबसे उपयुक्त व्यवस्था है। इनका क्या मानना है? इनका मानना है कि आधुनिक समाज में, आज के समाज में बड़े और जटिल प्रशासन को, यानी जो बड़ा और जटिल प्रशासन है, ठीक है, बड़ा प्रशासन है और इसको सही तरीके से अगर चलाना है तो उसके लिए नौकरशाही की जरूरत पड़ती है। सेकेंड पॉइंट है विधिक तर्कसंगत सत्ता। यानी मैक्स वेबर ने नौकरशाही का आधार जो है वो विधिक तर्कसंगत सत्ता को माना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अधिकारियों का अधिकार जो होता है किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत शक्ति, परंपरा, करिश्मे पे आधारित नहीं होता, बल्कि संविधान, कानून, निर्धारित नियमों पे आधारित होता है। यानी कि कोई जो अधिकारी होता है उसको जो अधिकार मिले होते हैं वो किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत शक्ति, यानी किसी व्यक्ति को जो पावर है उसके पास, उसके आधार पे नहीं है, बल्कि जो संविधान है, जो रूल्स हैं, जो कानून है, जो निर्धारित नियम है, उसके आधार पे होता है। ठीक है, तो सिंपल सा क्या मतलब है? यहाँ पे कानून के अनुसार अधिकार मिले होते हैं। ठीक है, घुमा फिरा के बताया हुआ है, लेकिन मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ कि कानून है यानी संविधान है, उसके अकॉर्डिंग अधिकार मिले हुए हैं और इसी अधिकार के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। कौन काम करते हैं? जो नौकरशाही होते हैं, ब्यूरोक्रेसी होते हैं। ठीक है, तो अधिकारी जो होते हैं केवल पद और कानूनी कानूनी जो अधिकार हैं उसके कारण ही डिसीजन ले पाते हैं। कार्यों का स्पष्ट विभाजन। यहाँ पे क्या होता है? वेबर बताते हैं कि प्रत्येक अधिकारी के कार्य और उसकी जिम्मेदारी पहले से डिसाइड होती है, पहले से निर्धारित होती है। ठीक है, यानी कि कौन सा अधिकारी क्या काम कर सकता है, उसकी क्या शक्तियां हैं, ये पहले से निर्धारित होगी, उसके क्या जिम्मेदारियां होंगी, ये भी पहले से निर्धारित होती है।
कार्य विभाजन से प्रत्येक व्यक्ति अपने विशेष क्षेत्र में दक्षता प्राप्त करता है, क्योंकि अब उनको पहले से कार्य विभाजित है, उनको पता है कि भाई किस अधिकारी का क्या काम है, क्या किस अधिकारी की क्या जिम्मेदारी है, तो सब कुछ पहले से ही निर्धारित है, तो कहीं ना कहीं वो अपने क्षेत्र में बेहतर काम कर सकता है, क्योंकि उसको पता होता है उसका दायरा क्या है। फिर इससे प्रशासन जो होता है ज्यादा प्रभावी, व्यवस्थित और तेज बनता है। इससे कार्यों की पुनरावृत्ति और भ्रम भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगला पॉइंट है पदानुक्रम। वेबर ने नौकरशाही में स्पष्ट पदानुक्रम होता है ये बताया हमें, ठीक है। प्रत्येक अधिकारी अपने उच्च अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी जैसे मान लो एक अधिकारी है, उससे नीचे कोई दूसरा अधिकारी है, उससे नीचे कोई तीसरा अधिकारी है। अब ये अधिकारी जो है अपने उच्च अधिकारी के अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है, और ये अधिकारी अपने उच्च अधिकारी के अकॉर्डिंग काम करेगा। यानी प्रत्येक अधिकारी अपने उच्च अधिकारी के अनुसार काम करता है, उसके प्रति उत्तरदायी होता है, और प्रत्येक स्तर पर अधिकार और जिम्मेदारियां भी निश्चित होती है। यानी इस अधिकारी की क्या जिम्मेदारी होगी, दूसरे अधिकारी की क्या जिम्मेदारी होगी, और सबसे छोटे अधिकारी की क्या जिम्मेदारी होगी, पहले से ही डिसाइड होती है, निर्धारित होती है। इससे प्रशासन में अनुशासन बना रहता है, नियंत्रण और समन्वय बना रहता है। नियम आधारित प्रशासन। मैक्स वेबर ने कहा है कि प्रशासन का संचालन केवल निश्चित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। यानी मैक्स वेबर यहाँ पे कहते हैं कि प्रशासन का जो संचालन है वो कैसे होगा, निश्चित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार होना चाहिए। सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, ठीक है, और निर्णय जो होगा वह व्यक्तिगत पसंद या नापसंद के आधार पर नहीं होगा, बल्कि कानून के अनुसार ही डिसीजन लिया जाएगा। इससे निष्पक्षता और पारदर्शिता भी बनी रहती है। अगला पॉइंट है योग्यता के आधार पर नियुक्ति, यानी मेरिट सिस्टम। कहने का मतलब है कि मैक्स वेबर कहते हैं कि अधिकारियों की नियुक्ति जो होती है वो उनकी शिक्षा के आधार पे, उनके प्रशिक्षण ट्रेनिंग के आधार पे, उनकी प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पे होना चाहिए, ठीक है। यानी किसने कितनी एजुकेशन ले रखी है, कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उनकी ट्रेनिंग कितनी हो रखी है, और जब कंपटीशन वाले एग्जाम होते हैं उसको उसके आधार पे ही उनको नियुक्त किया जाएगा। योग्यता आधारित नियुक्ति से प्रशासन में क्या होगा, दक्षता बढ़ेगी। यानी जब हम योग्य व्यक्तियों को काम पे लगाएंगे, प्रशासन में लगाएंगे, तो दक्षता बढ़ेगी, काम अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई पक्षपात भी नहीं होगा, कोई भाई भतीजावाद भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अगर पक्षपात है, भाई भतीजावाद है, तो फिर तो कोई भी इसमें नौकरशाही में भर्ती हो जाएगा। इसी को रोकने के लिए यहाँ पे नियम के आधार पे ही नियुक्ति की जाती है। अधिकारी जो होते हैं प्रशासन को पेशेवर ढंग से संचालित कर पाते हैं। अगला पॉइंट है अवैयक्तिकता, ठीक है। यानी वेबर की नौकरशाही की एक महत्वपूर्ण विशेषता अवैयक्तिकता भी होती है। अधिकारी सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करते हैं। निर्णय व्यक्तिगत जो होते हैं, व्यक्तिगत संबंध, जाति, धर्म, मित्रता या भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि नियमों के अनुसार ही डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे प्रशासन में निष्पक्षता बनी रहती है, प्रशासन सही से काम कर पाता है। फिर वेबर की नौकरशाही का महत्व क्या है। वेबर की नौकरशाही आधुनिक प्रशासन की आधारशिला मानी जाती है, क्योंकि आज के समय में जो प्रशासन है वो इसी के अकॉर्डिंग काम करता है, और ये प्रशासन जो होता है इसमें दक्षता होती है। सभी जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो दक्ष होते हैं, अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं। अनुशासन होता है, जवाबदेही भी होती है कि कोई काम अगर गलत होता है तो किसकी जिम्मेदारी होगी, ये पहले से निर्धारित होता है। स्थिरता और पारदर्शिता भी स्थापित होती है। बड़े जो राज्य होते हैं, बड़ी जो सरकारें होती हैं, जो बड़े बड़े सरकारी विभाग होते हैं, या सार्वजनिक जो संस्थाएं होती है, जो डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, या इनका सही तरीके से संचालन के लिए वेबर की अवधारणा आज भी बहुत ज्यादा उपयोगी मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है वेबर की नौकरशाही की आलोचना। वेबर की अवधारणा की कई आलोचनाएं भी की गई हैं। आलोचक कहते हैं कि अत्यधिक नियम के कारण यहाँ पे लाल फीताशाही बढ़ जाती है, ठीक है। अब यानी यहाँ पे नियम बहुत ज्यादा है, जिसके कारण लाल फीताशाही बढ़ जाती है। अब लाल फीताशाही का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई सरकारी डिपार्टमेंट है, कोई सरकारी विभाग है, अब वहां पे हमको कोई काम करवाना है, ठीक है, तो हमें हमारी फाइल पहले किसी एक व्यक्ति के पास जाएगी, फिर उस पे कोई दूसरा व्यक्ति उस फाइल पे सिग्नेचर करेगा, उसको देखेगा, फिर तीसरा व्यक्ति उसको अप्रूव करेगा। तो इस तरीके से मतलब एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे व्यक्ति के पास हमारी फाइल जो है वो घूमती रहती है, यानी कि इसमें लेट हो जाता है कोई भी मामला, ठीक है, यानी डिसीजन लेने में देरी होती है, और लाल फीताशाही इसी को कहा जाता है। रॉबर्ट मर्टन ने कहा है कि अधिकारी कई बार नियमों का पालन करने में इतने कठोर हो जाते हैं कि वो वास्तविक समस्याओं का समाधान ही नहीं कर पाते, वो बस नियम के हिसाब से काम करते हैं। मिशेल्स ने इसे अल्पतंत्र का लौह नियम, यानी आयरन लॉ ऑफ ओलिग्रेसी माना है, ठीक है, इससे जोड़ा है, और ये कहा है कि नौकरशाही धीरे धीरे जनता से दूर हो जाती है, उनके हितों की रक्षा, ठीक है, उनसे दूर होके अपने हितों की रक्षा करने लगते हैं, यानी जनता का फायदा नहीं होता, इससे ये खुद ही अपना फायदा करने लग जाते हैं। आधुनिक लोकतंत्र में नागरिक भागीदारी, ई गवर्नेंस, पारदर्शिता
के बढ़ते महत्व के कारण वेबर का आदर्श मॉडल जो है पूरी तरीके से पर्याप्त नहीं माना जाता आज के समय में। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष क्या है, यानी मैक्स वेबर की नौकरशाही जो है आधुनिक प्रशासन की महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसमें नियम, योग्यता, पदानुक्रम और विधिक तर्कसंगत सत्ता के आधार पे काम चलता है, प्रशासन चलता है। ठीक है, कुछ इसकी कमियां भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए तो प्रशासन में और ये उसको समझने में, उसको चलाने में आज भी बहुत ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण माना जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण की धारणा और राजनीतिक विश्लेषण के लिए इसकी प्रासंगिकता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो विश्व व्यवस्था यानी वर्ल्ड सिस्टम दृष्टिकोण जो है, ये आधुनिक तुलनात्मक राजनीति और राजनीतिक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण माना जाता है। ठीक है, यानी आज के समय में जो विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण है, ये तुलना आज के समय में जो आधुनिक तुलनात्मक राजनीति है, इसमें राजनीतिक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण माना जाता है। अब तुलनात्मक राजनीति क्या होती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसमें अलग अलग देशों की जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उसकी तुलना की जाती है। ठीक है, इसको तुलनात्मक राजनीति कहा जाता है। फिर इसका विकास जो है मुख्य रूप से इमैनुअल जो वॉलस्टीन थे, इन्होंने किया था। ये दृष्टिकोण ये समझने में प्रयास करता है कि विश्व के देशों का विकास केवल उनके आंतरिक परिस्थितियों से नहीं, बल्कि वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था में उनकी स्थिति से निर्धारित होता है। यानी इस दृष्टिकोण से क्या पता लगता है कि दुनिया के देशों का विकास जो है केवल उनकी आंतरिक परिस्थिति, यानी उनके अंदर की क्या परिस्थिति है उसके आधार से नहीं, बल्कि वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था में उनकी क्या स्थिति है इससे निर्धारित होती है। ठीक है, किसी भी देश की जो देश का विकास है वो इस चीज से देखा जाएगा कि वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था में वो किस पायदान पे खड़ा है। ये दृष्टिकोण विशेष रूप से विकसित और विकासशील देशों के बीच में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संबंधों का विश्लेषण करता है। इस दृष्टिकोण के तहत एक तरफ विकसित देश हो जाते हैं, एक तरफ विकासशील देश हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे फिर इनको कंपेयर किया जाता है। विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण की अवधारणा, यानी विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण के अनुसार संपूर्ण विश्व एक ही आर्थिक व्यवस्था का भाग है। इसमें क्या देखा जाता है कि पूरा जो विश्व है वो एक ही आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। कोई भी देश पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से विकसित नहीं है, और बल्कि वह वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था से जुड़ा होता है। ठीक है, कोई भी देश देखें तो स्वतंत्र रूप से विकसित नहीं होता, ऐसा इसमें माना जाता है, बल्कि वो वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था से जुड़ा होता है। और इस व्यवस्था में सभी देशों की भूमिका जो होती है समान नहीं होती, क्योंकि कुछ गरीब देश होंगे, कुछ अमीर देश होंगे, कुछ डेवलप देश होंगे, तो सबकी भूमिका समान यहाँ पे नहीं हो सकती। कुछ देश आर्थिक और राजनीतिक रूप से ताकतवर हो सकते हैं, जबकि कुछ देश जो होते हैं वो उन पे निर्भर भी हो सकते हैं, यानी कि ज्यादा स्वतंत्र नहीं होंगे। इसलिए किसी भी देश की राजनीति को समझने के लिए उसके वैश्विक संबंध का अध्ययन करना जरूरी होता है। इमैनुअल जो वॉलस्टीन है, इनका क्या योगदान है इसको समझते हैं। तो वॉलस्टीन ने कहा है कि आधुनिक विश्व एक पूंजीवादी विश्व व्यवस्था है। यानी आज के समय में जो आधुनिक विश्व है वो क्या है, एक पूंजीवादी विश्व व्यवस्था है, जिसकी शुरुआत लगभग 16वीं शताब्दी में हुई थी। इस व्यवस्था में उत्पादन होता है, व्यापार होता है, पूंजी, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, श्रम का संचालन भी होता है, और ये सब किस लेवल पे होता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे होता है। ठीक है, इसलिए किसी देश का विकास या पिछड़ेपन केवल उसकी राष्ट्रीय नीतियों का परिणाम नहीं है, बल्कि उसकी विश्व व्यवस्था में स्थिति का परिणाम भी होता है। अगला पॉइंट है विश्व व्यवस्था के 3 प्रमुख भाग। तो विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण विश्व को 3 भागों में विभाजित करता है। यानी विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण क्या करता है, दुनिया को 3 भागों में बांट देता है। केंद्रीय देश एक तरफ हो जाते हैं, जो आर्थिक रूप से विकसित और तकनीकी रूप से उन्नत माने जाते हैं, राजनीतिक रूप से शक्तिशाली होते हैं, इनको केंद्रीय देश कहा जाता है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान इसके उदाहरण है। फिर अर्ध परिधीय देश होते हैं, ये वो देश होते हैं जो कुछ क्षेत्रों में विकसित है लेकिन पूरी तरीके से शक्तिशाली अभी नहीं है। ठीक है, ये केंद्र और परिधि के बीच में, यानी एक तरफ केंद्र देश है जो डेवलप कंट्री है, दूसरी तरफ क्या है, अर्ध परिधीय देश है जो पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, और एक तरफ परिधि देश है। परिधि देश में वो आ जाएंगे जो ज्यादातर डेवलप नहीं होते। ठीक है, यानी केंद्र और परिधि देशों के बीच में ये सेतु का काम करते हैं। भारत, ब्राजील, चीन, दक्षिण अफ्रीका को इसी कैटेगरी में रखा जाता है। परिधीय देश कौन से होते हैं, ऐसे देश जो कमजोर हैं, ठीक है, जो तकनीकी रूप से पिछड़े हुए हैं, कच्चे माल के निर्यात पर निर्भर होते हैं, और ये देश विकसित देशों का शोषण का अधिक शिकार होते हैं। यानी एक तरफ है केंद्र देश, एक तरफ है परिधि देश। केंद्र देश डेवलप हैं, हर मामले में आगे हैं, और ये बेचारे गरीब देश हैं, कमजोर देश हैं, और बीच में कौन से देश आ जाते हैं, बीच में अर्ध परिधीय देश आ जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है विश्व व्यवस्था में
असमानता का आधार। विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण के अनुसार विश्व में असमानता का मुख्य कारण जो है वो क्या है, वो है पूंजीवादी व्यवस्था। यानी पूंजीवादी व्यवस्था, इसी के कारण पूरी दुनिया में देखा जाए तो असमानता है। विकसित देश जो है टेक्नोलॉजी के मामले में, तकनीक के मामले में, पूंजी या व्यापार के मामले में देखा जाए तो ये मजबूत हैं, ये इसको कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण रखते हैं इस पे। जबकि विकासशील देश जो होते हैं ये सस्ते श्रम अवेलेबल कराते हैं, कच्चे माल के स्रोत बन जाते हैं क्योंकि कच्चा माल यहाँ से मिलता है, ठीक है। परिणाम स्वरूप ये होता है कि विकसित देशों की समृद्धि बढ़ती है, यानी ये बहुत ज्यादा अमीर होने लग जाते हैं। गरीब देश और अधिक निर्भर जो देश हैं, जबकि विकसित देश यहाँ पे समृद्ध हो जाते हैं, लेकिन जो गरीब देश हैं वो क्या होते हैं, इन पे बेचारे निर्भर हो जाते हैं, यानी और अधिक निर्भर हो जाते हैं इन पर। ये दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में मौजूद असमान शक्ति संबंधों को भी क्या करता है, स्पष्ट करता है। फिर नेक्स्ट है राजनीतिक विश्लेषण में इसकी प्रासंगिकता। यानी विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण राजनीतिक विश्लेषण में अत्यंत उपयोगी है। यानी विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण जो है किस चीज में उपयोगी है, राजनीतिक विश्लेषण में। क्योंकि ये बताता है हमको कि किसी देश की राजनीति केवल घरेलू कारणों से प्रभावित नहीं होती, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण, विदेशी निवेश के कारण, वैश्विक संस्थाओं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से भी ये प्रभावित होती है। इसलिए किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन वैश्विक संदर्भ में करना अधिक यथार्थवादी माना जाता है। अगला पॉइंट है वैश्विक और विकासशील देशों की व्याख्या। ये दृष्टिकोण वैश्वीकरण के प्रभावों को समझने में भी सहायता करता है। अब वैश्वीकरण और विकासशील देशों की व्याख्या को ध्यान से समझना है। ये दृष्टिकोण क्या करता है, वैश्वीकरण के प्रभावों को समझने में हमारी मदद करता है। वैश्वीकरण के कारण आज के समय में देखें तो पूंजी, तकनीक, व्यापार का विस्तार हुआ है, लेकिन इसका लाभ जो है वो सभी देशों को समान रूप से नहीं मिला है। यानी कि वैश्वीकरण से पूंजी बढ़ी है, एक जगह से दूसरी जगह पे पूंजी जा रही है, ठीक है, तकनीक टेक्नोलॉजी का भी हस्तांतरण हो रहा है, व्यापार भी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन सभी देशों को समान लाभ नहीं हो रहा है। विकसित देश जो है उनको ज्यादा फायदा होता है, जबकि जो विकासशील देश हैं उन देशों में गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक निर्भरता बनी रहती है, ठीक है। यानी विकसित देश तो डेवलप होते जा रहे हैं, लेकिन जो विकासशील देश है उनको ये फायदा नहीं मिल पा रहा है। इस प्रकार ये दृष्टिकोण वैश्वीकरण की असमानताओं को समझाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला पॉइंट है विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता। तो इस दृष्टिकोण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह राष्ट्रीय सीमाओं से आगे बढ़कर वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और आर्थिक संबंधों का अध्ययन करता है। यानी ये दृष्टिकोण क्या बताता है, ये बताता है कि ये राष्ट्रीय सीमाओं से आगे बढ़ के, यानी बॉर्डर से आगे बढ़ के वैश्विक स्तर पे राजनीतिक आर्थिक संबंधों का अध्ययन करता है। ये इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान को एक साथ जोड़ता है। इसके माध्यम से ये समझा जा सकता है कि विश्व के विभिन्न देशों के बीच में शक्ति, संसाधन और विकास का वितरण किस प्रकार होता है। विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण की आलोचना है। इस दृष्टिकोण की कई सीमाएं भी है। सबसे पहली सीमा क्या है कि सबसे पहली आलोचना ये है कि ये आर्थिक कारकों को ज्यादा महत्व देता है। यानी आर्थिक कारक को ज्यादा महत्व दिया जाता है, इसमें ज्यादातर यही देखा जाता है डेवलप कंट्री कौन सी डेवलप नहीं है, इन चीजों को ज्यादा देखता है ये, ठीक है। फिर राजनीतिक, सांस्कृतिक और वैचारिक जो कारक है उसको इग्नोर करता है, यानी उसकी उपेक्षा करता है। दूसरी आलोचना है कि ये मानकर चलता है कि सभी विकासशील देशों का शोषण जो है समान रूप से होता है। यानी सभी विकासशील देशों का शोषण समान रूप से होता है, जबकि ऐसा नहीं होता, जबकि वास्तविकता अलग है, क्योंकि अलग अलग देशों का शोषण जो है अलग अलग तरीके से हो रखा है, किसी का कम, किसी का ज्यादा। फिर तीसरी आलोचना यह है कि ये देशों की आंतरिक जो नीति है, उनका नेतृत्व, लोकतंत्र, शिक्षा, प्रशासन जैसी घरेलू परिस्थितियों को ज्यादा महत्व नहीं देता, आंतरिक नीतियों को ये ज्यादा महत्व नहीं देता है। इसके अतिरिक्त कई देश जैसे दक्षिण कोरिया हो गया, सिंगापुर हो गया, चीन, ये इनका जो तेज विकास है वो भी इस बात का उदाहरण है कि सही नीति यानी सही डिसीजन से विश्व व्यवस्था में अपनी स्थिति बदली जा सकती है। इसलिए ये सिद्धांत हर स्थिति को पूर्ण व्याख्या नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है। देखो, कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने सही डिसीजन लिए और वो बहुत ज्यादा डेवलप हो गए, जैसे कि इसमें साउथ कोरिया का नाम आता है, सिंगापुर का नाम आता है। आप सिंगापुर को देखो आज से 100 साल पहले कैसा था, चाइना को देखो आज से 50-60 साल 70 साल पहले कैसा था, लेकिन अब ये बहुत तेजी से डेवलप हो गए। क्यों हुए? क्योंकि इन्होंने सही डिसीजन लिए हैं। फिर समालोचनात्मक मूल्यांकन, यानी समालोचनात्मक दृष्टि से देखें तो विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण ने तुलनात्मक राजनीति को एक नया वैश्विक दृष्टिकोण दिया है। इसने ये स्पष्ट किया है कि विश्व राजनीति और अर्थव्यवस्था एक दूसरे से गहराई से जुड़ी है तथा अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संबंधों का राष्ट्रीय राजनीति पे गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी समालोचनात्मक दृष्टि से देखें तो विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण ने तुलनात्मक राजनीति को एक नया वैश्विक दृष्टिकोण दे रखा है, ठीक है।
इसने ये भी स्पष्ट किया कि विश्व राजनीति और अर्थव्यवस्था एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। आज अगर हम देखें तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी है, क्योंकि भाई विभिन्न देशों के बीच में व्यापार होता है, विभिन्न देशों के बीच में संधियां होती है, तो कहीं ना कहीं हर देश एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। किसी देश पे नुकसान होता है, दो देशों का युद्ध होता है, तो पूरी दुनिया उससे कहीं ना कहीं आज के समय में प्रभावित हो जाती है। दूसरी ओर इसकी सीमाएं भी स्पष्ट है, क्योंकि ये आर्थिक निर्धारणवाद पर ज्यादा आधारित है। कई बार राजनीतिक और सांस्कृतिक विविधताओं को पर्याप्त महत्व ये नहीं देता है, बस आर्थिक आधार पे ही जज करता है सबको, जो इसकी एक कमी मानी जा सकती है। लास्ट में आपको निष्कर्ष बताना है, यानी विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण तुलनात्मक राजनीति का महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण है। इसमें विश्लेषण किया जाता है विभिन्न देशों की उनकी आर्थिक शक्ति के आधार पे उसको देखा जाता है। ठीक है, ये बताता है कि देशों का विकास जो है वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, और इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वैश्वीकरण, आर्थिक असमानता, विश्व राजनीति को समझने में ये जो दृष्टिकोण है कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया को समझने के लिए मुख्य दृष्टिकोणों का वर्णन कीजिए। यानी वैश्वीकरण की प्रक्रिया को समझने के लिए जो अलग अलग दृष्टिकोण है उसके बारे में आपको बताना है, और वैश्वीकरण के संदर्भ में राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है इसका आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो वैश्वीकरण जो है ये विश्व राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन की प्रक्रिया है। आखिर वैश्वीकरण होता क्या है, इसे समझिए। तो वैश्वीकरण जो है ये विभिन्न देशों को आपस में जोड़ता है। कैसे जोड़ता है? व्यापार के जरिए, टेक्नोलॉजी के हस्तांतरण के जरिए, ठीक है, पूंजी का जो निवेश एक जगह से दूसरी जगह पे हो रहा है उसके आधार पे, सूचना और संस्कृति के आधार पे आदान प्रदान होता है, इसी को वैश्वीकरण कहा जाता है। तो देखिए, वैश्वीकरण विश्व राजनीति, विश्व की अर्थव्यवस्था और समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, जिससे व्यापार, पूंजी, तकनीक, सूचना, संस्कृति का आदान प्रदान तेज हुआ है। वैश्वीकरण के कारण ही आज पूरी दुनिया में व्यापार तेजी से हो पा रहा है, पूंजी का हस्तांतरण हो पा रहा है, तकनीक यानी टेक्नोलॉजी का विकास हो पा रहा है, सूचना और संस्कृति का आदान प्रदान तेज हुआ है। इसे समझाने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण जो है वो प्रस्तुत किए गए हैं। वैश्वीकरण के प्रभाव से राष्ट्रवाद के स्वरूप में भी बदलाव आया है। कुछ विद्वान इसे राष्ट्रवाद को कमजोर मानते हैं। ठीक है, यानी वैश्वीकरण के प्रभाव से ही राष्ट्रवाद का जो स्वरूप है इसमें भी चेंजेस आए हैं। कुछ विद्वान क्या मानते हैं कि राष्ट्रवाद को कमजोर मानते हैं, जबकि अन्य के अनुसार राष्ट्रवाद नए और अधिक मजबूत रूप से उभरा है। कुछ ने राष्ट्रवाद को कमजोर बताया, तो कुछ ने ये भी बताया कि राष्ट्रवाद जो है बहुत तेजी से मजबूत बन के उभरा भी है। तो अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। ठीक है, ये हमको समझना है। अब वैश्वीकरण की अवधारणा समझते हैं। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था, उनकी राजनीति, उनकी संस्कृति और समाज एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। ठीक है, तो यही वैश्वीकरण है। इसी प्रक्रिया में वस्तु, सेवा, पूंजी, तकनीक, सूचना और लोगों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तेजी से आदान प्रदान होता है। अब लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो सैमसंग एक कंपनी है, ये मल्टीनेशनल कंपनी है, ये उत्पादन करती है वस्तुओं का, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाती है और पूरी दुनिया में ये बेच देती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये वैश्वीकरण का उदाहरण है। सर्विसेज बेची जाती है, पूंजी, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे इसका हस्तांतरण होता है, टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण होता है। तो ये सब वैश्वीकरण के कारण हो पाया है, ये बहुत तेजी से हो पा रहा है, तो ये वैश्वीकरण के और टेक्नोलॉजी के कारण ही हो पाया है। फिर उदारवादी दृष्टिकोण। उदारवादी दृष्टिकोण के अनुसार वैश्वीकरण मानव विकास और आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया है। यानी उदारवादी जो है वैश्वीकरण को मानव विकास और आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया मानते हैं, यानी इसको सकारात्मक रूप से देखते हैं। फिर मुक्त व्यापार, खुला बाजार, विदेशी निवेश और तकनीकी विकास से उत्पादन बढ़ता है, रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं और देशों के बीच में सहयोग भी बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि मुक्त बाजार आप देखोगे ये बढ़ रहा है, फ्री ट्रेड यानी मुक्त व्यापार हो रहा है, खुला बाजार है, विदेशी निवेश हो रहा है, टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है। तो इन सब चीजों से क्या होता है, उत्पादन बढ़ता है और रोजगार के नए नए अवसर आते हैं। तो और इसी से विभिन्न देशों के बीच में सहयोग बढ़ता है, क्योंकि विभिन्न देश आपस में व्यापार के जरिए जुड़ते हैं। तो ये दृष्टिकोण जो है, इस दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं, जो इसको सही मानते हैं, उनका मानना है कि वैश्वीकरण से लोकतंत्र मजबूत होता है, नई तकनीक का विकास होता है और लोगों के जीवन स्तर में भी इससे सुधार आता है। ठीक है, यानी कि इस दृष्टिकोण के समर्थकों का मानना है कि वैश्वीकरण से लोकतंत्र मजबूत होता है, नई नई तकनीक का विकास होता है और लोगों के जीवन स्तर में सुधार आता है। विश्व व्यापार संगठन यानी जो WTO है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, तथा विश्व बैंक जैसी जो संस्था है, इसको इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में भी देखा जाता है। यानी WTO हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक जैसी जो संस्था है, वो इसी प्रक्रिया यानी वैश्वीकरण की प्रक्रिया का ही आधार माना जाता है इसको। ठीक है,
मार्क्सवादी का नजरिया क्या है, मार्क्सवादी क्या सोचते हैं, तो मार्क्सवादी विचारधारा वैश्वीकरण को पूंजीवाद का नया चरण मानती है, जो कि मतलब इसको ये सकारात्मक नहीं मानते, इसको गलत मानते हैं। जो मार्क्सिस्ट होते हैं, जो मार्क्सवादी होते हैं, वो वैश्वीकरण को ज्यादा अच्छा नहीं मानते, पूंजीवाद का ही रूप मानते हैं। इसके अनुसार विकसित पूंजीवादी देश जो है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से विकासशील देशों के संसाधन, उनके श्रम और उनके बाजारों को कंट्रोल उस पर स्थापित कर लेते हैं, ठीक है, नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। यानी कि जो विकसित देश हैं, पूंजीवादी देश हैं, पैसे वाले देश हैं, वो अपने एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनियों के माध्यम से विकासशील देशों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिसे मार्क्सवादी ज्यादा अच्छा नहीं मानते हैं, ठीक है। और इस दृष्टिकोण के अनुसार वैश्वीकरण से अमीर जो देश है और जो गरीब देश हैं, इसके बीच में असमानता बढ़ती है। अमीर जो है वो बहुत तेजी से अमीर होते जा रहे हैं, गरीब जो है वो गरीब ही है। आर्थिक निर्भरता भी बढ़ रही है, विकासशील देशों का शोषण भी हो रहा है इसकी वजह से। इसलिए वैश्वीकरण को पूंजीवादी विस्तार का साधन माना जाता है। अगला पॉइंट है विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण, यानी विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण के अनुसार पूरा विश्व एक ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का भाग है। इसमें क्या देखा जाता है कि पूरी जो दुनिया है एक ही पूंजीवादी व्यवस्था का भाग है। ये हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। इसमें कुछ देश कोर हैं, यानी केंद्र है, केंद्र में वो देश हैं जो बहुत डेवलप हैं। कुछ अर्ध परिधि देश हैं जो कुछ मामलों में डेवलप हैं लेकिन कुछ मामलों में पिछड़े हुए हैं। और कुछ परिधि देश हैं, परिधि देश वो देश हैं जो बेचारे बहुत ज्यादा कमजोर देश हैं और निर्भर देश हैं। केंद्र के जो विकसित देश हैं वो टेक्नोलॉजी के मामले में, पूंजी के मामले में, व्यापार के मामले में, हर मामले में नियंत्रण रखते हैं, जबकि परिधि देश जो हैं ये कच्चा माल और सस्ता श्रम उपलब्ध कराते हैं इन देशों को। इस प्रकार वैश्वीकरण जो है विश्व में असमान विकास और शक्ति के असमान वितरण को बनाए रखता है, ठीक है। वैश्वीकरण के कारण ही जो विश्व में असमान वितरण है, असमान जो विकास है वो बना हुआ है, ऐसा कुछ विद्वान जो है वो मानते हैं। अगला पॉइंट है रूपांतरणवादी दृष्टिकोण। ये दृष्टिकोण मानता है कि वैश्वीकरण ना तो केवल लाभदायक है और ना ही केवल हानिकारक है, ठीक है। यानी ये दृष्टिकोण क्या मानता है कि वैश्वीकरण ना तो लाभदायक है, फायदेमंद है, और ना ही ये हानिकारक है। ये विश्व राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं को बदलने वाली एक जटिल प्रक्रिया मानी गई है। यानी विश्व की जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संरचना है, इसको बदलने के लिए इसको एक एक जटिल प्रक्रिया माना गया है, ठीक है। तो यानी ये दृष्टिकोण क्या मानता है कि वैश्वीकरण ना तो केवल फायदेमंद है और ना ही हानिकारक है, ना तो ये बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा ना ही ये नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं क्या करता है, जो संरचना है उसको बदलने का काम करता है। इसके अनुसार राज्य समाप्त नहीं हो रहा, यानी सरकारें समाप्त नहीं हो रही, बल्कि उसकी भूमिका बदल रही है, सरकारों की भूमिका, जिम्मेदारी बदल रही है। अब राज्य जो है यानी सरकार जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और वैश्विक बाजार के साथ मिलकर काम करने लगी हैं। इसलिए वैश्वीकरण को परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में समझना चाहिए। वैश्वीकरण और राष्ट्रवाद का संबंध क्या है, तो राष्ट्रवाद का अर्थ है अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भाव रखना, एकता और निष्ठा की भावना रखना, ठीक है। वैश्वीकरण के कारण ऐसा माना गया है कि राष्ट्रीय सीमाओं का महत्व अब कम हो रहा है, वैश्विक पहचान ज्यादा मजबूत हो रही है। क्यों? क्योंकि वैश्वीकरण के तहत विभिन्न देशों का आपस में जुड़ाव हो जाता है, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सीमा यहाँ पे इसका महत्व जो होता है वो कम होने लग जाता है। लेकिन वास्तविकता में वैश्वीकरण के साथ साथ राष्ट्रवाद भी नए रूप से उभरा है। अनेक देशों में राष्ट्रीय पहचान, सांस्कृतिक परंपराओं तथा राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रवादी आंदोलन में वृद्धि हुई है। इसलिए क्या हो रहा है कि वैश्वीकरण और राष्ट्रवाद एक दूसरे के विरोधी होने के साथ साथ एक बार एक दूसरे के पूरक भी दिखाई देते हैं। तो बहुत ध्यान से समझना है, वैश्वीकरण के साथ साथ राष्ट्रवाद का भी नया रूप उभरा है। जिस तरीके से वैश्वीकरण नए रूप में उभर रहा है हमारे सामने, इसी तरीके से राष्ट्रवाद में भी बदलाव आ रहा है। बहुत सारे देशों की जो राष्ट्रीय पहचान है, उनकी जो सांस्कृतिक परंपरा है, उनके जो राष्ट्रीय हित हैं, इसकी रक्षा के लिए राष्ट्रवादी आंदोलन भी बहुत तेजी से उसमें भी वृद्धि हुई है, ठीक है। इसलिए वैश्वीकरण और राष्ट्रवाद एक दूसरे के विरोधी है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ साथ पूरक दिखाई देते हैं। फिर वैश्वीकरण के संदर्भ में राष्ट्रवाद का सकारात्मक पक्ष, यानी वैश्वीकरण के दौर में राष्ट्रवाद ने राष्ट्रीय संस्कृति, भाषा, परंपरा और पहचान की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई देशों ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक मूल्यों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया है, ठीक है। यानी वैश्वीकरण के संदर्भ में राष्ट्रवाद के कुछ सकारात्मक पक्ष को समझिए। वैश्वीकरण के दौर में, आज के समय में वैश्वीकरण का दौर है, पूरी दुनिया से जुड़ी हुई है। तो वैश्वीकरण के दौर में राष्ट्रवाद ने राष्ट्रीय संस्कृति, राष्ट्रीय भाषा, परंपराएं, पहचान, इसकी रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वैश्वीकरण ने, ठीक है। कई देशों ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए भी, कंपटीशन का सामना करते हुए भी अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, अपनी सांस्कृतिक मूल्य, इसको सुरक्षित रखने का प्रयास किया है विभिन्न देशों ने। इसके अलावा राष्ट्रवाद ने लोगों में राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सहयोग और राष्ट्रीय विकास के प्रति भी जिम्मेदारी की भावना को मजबूत किया है।
अगला पॉइंट है वैश्वीकरण के संदर्भ में राष्ट्रवाद की आलोचना। आलोचक के अनुसार देखें तो वैश्वीकरण के कारण राष्ट्र राज्य की आर्थिक स्वतंत्रता कम हुई है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियां राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित करती हैं। तो वैश्वीकरण के संदर्भ में कुछ इसकी आलोचना भी की जाती है राष्ट्रवाद की। आलोचक कहते हैं, क्या कहते हैं आलोचक, कहते हैं कि वैश्वीकरण के कारण राष्ट्र राज्य की आर्थिक स्वतंत्रता कम हुई है, यानी जो सरकारें हैं, ठीक है, अब इनकी भी आर्थिक जो स्वतंत्रता है वो कम हो चुकी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं ये इनको प्रभावित करती हैं। बिल्कुल, सरकारें भी इनके हिसाब से काम करती हैं कहीं ना कहीं, इसकी आलोचना की गई है। फिर दूसरी ओर अत्याधिक राष्ट्रवाद, कई बार संकीर्ण राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक असहिष्णुता, जातीय संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में बाधा उत्पन्न कर देता है। कई बार क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा राष्ट्रवादी भावनाएं पनपने लग जाती हैं तो उसके कारण सांस्कृतिक असहिष्णुता होने लग जाती है, लोग एक दूसरे की संस्कृति को पसंद नहीं करते हैं, जातीय संघर्ष होने लग जाता है, ठीक है, लोग आपस में संघर्ष करने लग जाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में भी समस्याएं आने लग जाती है। इसलिए राष्ट्रवाद यदि संतुलित ना रहे, यानी एक बैलेंस में रहे तो ठीक है, अगर संतुलित नहीं रहेगा तो ये वैश्विक शांति और सहयोग के लिए चुनौती बन सकता है और समस्या क्रिएट कर सकता है। समालोचनात्मक विश्लेषण, समालोचनात्मक दृष्टि से अगर हम इसको देखें तो वैश्वीकरण ने राष्ट्रवाद को समाप्त नहीं करा, यानी राष्ट्रवाद को पूरी तरीके से खत्म नहीं करा, बल्कि राष्ट्रवाद का स्वरूप बदल दिया है। आज राष्ट्रवाद जो है केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक सुरक्षा, सांस्कृतिक पहचान, पर्यावरण के संरक्षण और राष्ट्रीय हितों को भी इसमें, इसकी रक्षा को भी इसमें जोड़ के देखा जाता है। ठीक है, आज ज्यादातर जो देश हैं वो वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन साथ ही अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता, संस्कृति और पहचान को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वैश्वीकरण और राष्ट्रवाद दोनों एक साथ अस्तित्व में रह सकते हैं। अब निष्कर्ष की बात करते हैं, यानी वैश्वीकरण को समझने में उदारवादी, मार्क्सवादी, विश्व व्यवस्था और रूपांतरणवादी जो दृष्टिकोण है ये सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। वैश्वीकरण को इन सभी दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। प्रत्येक प्रत्येक दृष्टिकोण जो है उसमें अलग अलग पहलुओं से इसकी व्याख्या करता है। वैश्वीकरण के साथ साथ राष्ट्रवाद का भी एक नया स्वरूप हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यही चीजें आपको यहाँ पे बतानी थी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण के विकासवादी और क्रांतिकारी तरीकों का वर्णन कीजिए। लोकतांत्रिक शासन की मूलभूत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी संविधान निर्माण का जो विकासवादी और क्रांतिवादी जो तरीके हैं संविधान को बनाने के, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन की जो विशेषताएं होती हैं वो भी आपको बतानी है। तो संविधान जो होता है किसी भी राज्य यानी किसी भी सरकार का सर्वोच्च कानून होता है। ठीक है, कोई भी सरकार जो होती है वो संविधान के हिसाब से ही काम करती है, यानी कि सरकार की संरचना कैसी होगी, शक्ति क्या होगी, नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, राज्य के उद्देश्य जो होंगे, वो सब कुछ संविधान में ही निर्धारित होते हैं। विभिन्न देशों में संविधान का निर्माण ऐतिहासिक विकास, क्रांति या स्वतंत्रता आंदोलन जैसी परिस्थितियों में हुआ है। ठीक है, जो विभिन्न देशों का संविधान बनता है वो कहीं ना कहीं विकास के आधार पे या फिर वहां पे क्रांति के आधार पे या स्वतंत्रता के आधार पे वहां पे संविधान बनाया जाता है, या फिर और भी अलग परिस्थितियां हो सकती है। लोकतांत्रिक शासन जो है वो लोकतांत्रिक शासन जहाँ पे होता है वहां पे जनता की भागीदारी, जनता की समानता, उनकी स्वतंत्रता, कानून के शासन जैसे मूल सिद्धांत इस पे आधारित होती है। अब पहला पॉइंट है संविधान निर्माण की अवधारणा। तो संविधान निर्माण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली, नागरिकों के अधिकारों और सरकार की शक्तियों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, यानी कि संविधान निर्माण क्या है, संविधान निर्माण एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली, नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति निर्धारित किया जाता है। यानी संविधान बताता है, संविधान में ये बताया जाता है कि कोई देश जो है उस देश में क्या राजनीतिक व्यवस्था होगी, वहां पे शासन प्रणाली कैसे होगी, नागरिकों के अधिकार और सरकार की शक्तियां, इसका निर्धारण कैसे किया जाएगा, ये सारी चीजें कौन बताएगा, संविधान बताएगा। संविधान केवल कानूनी दस्तावेज नहीं होता, बल्कि वह देश के सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक अनुभवों का भी प्रतिबिंब होता है। ठीक है, यानी संविधान से आप उसको केवल कानूनी दस्तावेज मत मानो, बल्कि ये आपको ये किसी देश में सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक अनुभव क्या रहे हैं उस वो भी आपको बताता है, क्योंकि जिस देश के जैसे अनुभव रहते हैं उसी हिसाब से वहां पे संविधान बनता है। इसलिए प्रत्येक देश का संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो है उसकी परिस्थितियों के अनुसार से अलग अलग हो सकती है। ठीक है, जैसे भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया अलग थी, किसी दूसरे देश के संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो है वो अलग हो सकती है। संविधान निर्माण का विकासवादी पद्धति, विकासवादी पद्धति में संविधान एक ही समय में नहीं बनता, बल्कि लंबे समय तक धीरे धीरे विकसित होता है। ठीक है, विकासवादी जो प्रक्रिया है वो मानती है कि संविधान जो है ना
वो एक ही बार में नहीं बन जाता, बल्कि लंबे समय से धीरे धीरे विकसित होता है। इसमें परंपराएं, न्यायालय के डिसीजन, संसदीय जो प्रथाएं होती हैं, संवैधानिक जो समझौते होते हैं, विभिन्न जो कानून हैं, ये समय के साथ क्या होते हैं, संविधान का रूप लेते हैं धीरे धीरे। जो मतलब वहां पे जो न्यायालय ने डिसीजन ले रखे होंगे, या वहां की जो परंपरा रही होगी, वहां की जो संसद की प्रथा रही होगी, वहां के जो समझौते होंगे, वो सब क्या होते हैं, कानून का रूप लेते हैं, यानी संविधान का रूप ले लेते हैं। इस पद्धति में संविधान जो होता है, समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार धीरे धीरे क्या होता है, संविधान विकसित होता है। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है जैसे ब्रिटेन का संविधान, ये भी वहां की परंपराओं के हिसाब से ही विकसित हुआ है, जहां कोई एक लिखित संविधान नहीं होता। ठीक है, ब्रिटेन की जो परंपरा थी, वहां पे जो राजा रानी का सिस्टम था, वहां के जो डिसीजन थे, उसके आधार पे यहाँ पे संविधान विकसित हुआ है, जो कि लिखित नहीं है, बल्कि अनेक कानून, परंपरा और न्यायिक जो डिसीजन थे, उसके हिसाब से वहां पे संविधान काम करता है। विकासवादी पद्धति की विशेषताएं। विकासवादी संविधान लचीला होता है और समय के साथ परिवर्तन स्वीकार करता है। इसमें अचानक बड़े परिवर्तन नहीं होते, जिससे राजनीतिक स्थिरता भी बनी रहती है, यानी इसमें अचानक से बड़े परिवर्तन नहीं होते, राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है। इस पद्धति में जनता के अनुभव और ऐतिहासिक परंपराओं के को महत्व दिया जाता है, इसलिए ये समाज की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित होता है। हालांकि इसकी कमी यह है कि कई बार संविधान के नियम स्पष्ट रूप से लिखे नहीं होते इसमें, ठीक है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि भाई देखो, ये लंबे समय से अनुभवों पे आधारित है, परंपराओं पे आधारित है, तो नियम इसमें लिखित रूप में आपको नहीं मिलते सारे। फिर संविधान निर्माण की क्रांतिकारी पद्धति। तो क्रांतिकारी पद्धति में संविधान का निर्माण किसी बड़ी राजनीतिक क्रांति, स्वतंत्रता आंदोलन या शासन परिवर्तन के बाद किया जाता है। जब पुरानी व्यवस्था समाप्त हो जाती है, क्रांतिकारी जो व्यवस्था है, इसमें संविधान का निर्माण कैसे होता है ये समझिए। कोई राजनीतिक क्रांति हुई हो, या वहां पे कोई स्वतंत्रता आंदोलन हुआ हो, या शासन में, यानी जो शासन है उसको उखाड़ फेंका हो, कोई दूसरी सरकार आई हो, ठीक है, या सत्ता में परिवर्तन हुआ हो, या जब पुरानी व्यवस्था पूरी तरीके से समाप्त हो गई हो, नई राजनीतिक व्यवस्था आई हो, तो यहाँ पे जो नया संविधान बनाया जाता है उसको हम क्रांतिकारी पद्धति का संविधान कह सकते हैं। ठीक है, जैसे भारत का संविधान में आप देखोगे तो अंग्रेजों की सत्ता गई, फिर उसके बाद नया संविधान बनाया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो इस प्रकार का संविधान एक निश्चित समय में बनता है, और संविधान सभा या विशेष समिति के द्वारा इसको बनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो होता है, नई राजनीतिक व्यवस्था और नए सामाजिक मूल्यों को स्थापित करना इसका उद्देश्य होता है। अगला पॉइंट है क्रांतिकारी पद्धति की विशेषता। क्रांतिकारी संविधान जो होता है सामान्यतः लिखित रूप में होगा और बड़ा होगा, हमेशा याद रखना, हमेशा ये लिखित होगा और विस्तृत होगा। इसमें नागरिकों के अधिकार क्लियर लिखे होंगे, सरकार की क्या शक्तियां है, सरकार के क्या अधिकार है, शासन की पूरी व्यवस्था जो होगी स्पष्ट रूप से लिखित रूप में आपको मिलेगी। ऐसा अमेरिका का संविधान में आपको देखने को मिलेगा, फ्रांस का संविधान हो जाएगा, भारत का संविधान हो जाएगा। ठीक है, ये सारे संविधान इसी प्रकार के संविधान के उदाहरण है। इस प्रकार का संविधान जो है, इसमें समानता, स्वतंत्रता, न्याय, लोकतंत्र जैसे जो आधुनिक मूल्य हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद है विकासवादी क्रांतिकारी पद्धति में अंतर क्या होता है। तो विकासवादी पद्धति जो होती है धीरे धीरे विकसित होती है, जबकि क्रांतिकारी जो होती है ये कम समय में लागू की जाती है। क्रांतिकारी मान लो कहीं पे कोई क्रांति हुई, सत्ता का उखाड़ फेंका, वहां पे नया संविधान बन गया। लेकिन विकासवादी पद्धति में बहुत लंबे समय तक जो चीजें चलती रहती है उसके आधार पर संविधान बनता है। ठीक है, तो ये क्या है, इन दोनों में अंतर होता है। विकासवादी संविधान जो होता है परंपरा पे आधारित होता है, ऐतिहासिक विकास पे आधारित होता है, जबकि क्रांतिकारी संविधान जो होता है वो नई राजनीतिक जो सिचुएशन होती है, परिस्थिति होती है, या जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसका परिणाम होता है। विकासवादी संविधान बहुत ज्यादा लचीला होता है, जबकि क्रांतिकारी संविधान लिखित या फिर अधिक स्पष्ट होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है लोकतांत्रिक शासन की मूलभूत विशेषताएं। तो लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है कि शासन की अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है। ठीक है, लोकतंत्र का मूलभूत विशेषता क्या है कि लोकतंत्र का जो मूल सिद्धांत है, यानी शासन की जो अंतिम शक्ति है वो जनता में निहित होती है। कोई भी लोकतांत्रिक देश दुनिया का उठा लो, आप भारत का एग्जांपल ले लो, छोड़ो दुनिया का एग्जांपल, छोड़ो भारत का एग्जांपल लो। यहाँ पे क्या है, अंतिम जो शक्ति होगी वो किसके पास होगी, जनता के पास होगी। ठीक है, यानी किसी भी लोकतांत्रिक देश में अंतिम सत्ता जो होती है वो जनता के पास होती है। जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, उनको सरकार में बिठाती है। अगर जनता ये डिसाइड कर ले कि इसको सरकार में नहीं बिठाना, तो वो सत्ता से हटा भी देती है अगली बार। ठीक है, फिर लोकतंत्र का उद्देश्य केवल सरकार बनाना नहीं है, बल्कि नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और न्याय की रक्षा करना भी है। लोकतांत्रिक शासन नागरिकों को शासन प्रक्रिया में भाग लेने के अवसर भी देता है। अगला पॉइंट है लोकतांत्रिक शासन की प्रमुख विशेषताएं। लोकतांत्रिक शासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि जनसत्ता
ठीक है। जनसत्ता यानी शासन की वास्तविक शक्ति किसके पास है? जनता के हाथ में होती है। दूसरी विशेषता क्या है? यहाँ पे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक शासन में सत्ता जो होगी वो जनता के हाथ में होगी, जनता ही चुनाव करेगी। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है जिसके माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है। तीसरी विशेषता जो होती है वो कानून का शासन, जिसमें सभी नागरिक जो होते हैं कानून के समक्ष समान होते हैं। चौथी विशेषता है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और अन्य नागरिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। पांचवी विशेषता क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका है यहाँ पे, जो संविधान की रक्षा करती है और सरकार की शक्तियों पे कंट्रोल करती है। ठीक है, यानी जो लोकतांत्रिक देश होते हैं वहां पे मौलिक अधिकार मिले होते हैं लोगों को, और वहां पे स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, और सरकार जो होती है संविधान के हिसाब से चलती है। संविधान जो होता है वो वहां पे क्या करेगा? लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगा। ठीक है, वहां पे एक जिम्मेदार सरकार होगी, वहां पे राजनीतिक दल भी बहुत सारे होंगे, स्वतंत्र मीडिया होगी। तो ये सारी चीजें आपको लोकतांत्रिक देशों में देखने को मिलती हैं। लोकतांत्रिक शासन का महत्व क्या होता है? लोकतांत्रिक शासन नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी के अवसर देगा। ये सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाएगा और सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है। लोकतंत्र में विचारों की स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, मानवाधिकार की रक्षा और शांतिपूर्ण सत्ता का परिवर्तन भी संभव होता है। ठीक है, यही कारण है कि आज अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है। लोकतंत्र को क्यों अपनाते हैं ज्यादातर देश? क्योंकि यहाँ पे विचारों की स्वतंत्रता है, लोग अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, सामाजिक न्याय मिलता है लोगों को, मानव अधिकार की रक्षा की जाती है, शांतिपूर्वक तरीके से सत्ता का परिवर्तन कर दिया जाता है। ठीक है, निष्कर्ष में बताना है कि संविधान निर्माण कि विकासवादी और क्रांतिकारी दो महत्वपूर्ण पद्धतियां हैं। दोनों का हमने यहाँ पे अध्ययन किया है। विकासवादी जो पद्धति होती है ये लंबे समय तक चलती है, क्रांतिकारी जो होती है वो कम समय में बन जाती है। विकासवादी में लिखित में सारी चीजें नहीं होती, लेकिन जो क्रांतिकारी जो पद्धति होती है इसमें सारी चीजें लिखित रूप में स्पष्ट होती है। ठीक है, तो यही बातें आपको यहाँ पे बतानी थी। अगला क्वेश्चन है कि विकासशील समाजों में नौकरशाही के चारित्रिक लक्षणों और भूमिका का परीक्षण करें। यानी विकासशील जो समाज है इसमें नौकरशाही के जो चारित्रिक लक्षण हैं और जो भूमिका है इसके बारे में बताना है। यानी मेनली आपको विकासशील समाज में नौकरशाही के बारे में बताना है। ठीक है, नौकरशाही क्या होती है मैं आपको इससे पहले बता चुका हूं। तो नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी, यह आधुनिक राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। आधुनिक राज्य में जो प्रशासन चलता है वो नौकरशाही यानी अधिकारियों के द्वारा ही चलाया जाता है। विकासशील समाज में ये केवल राजनीतिक नीतियों का क्रियान्वयन नहीं है, बल्कि आर्थिक विकास, सामाजिक परिवर्तन, कानून व्यवस्था, लोकतंत्र और कल्याणकारी योजनाओं के सफल संचालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए इसे राष्ट्र, राज्य और विकास का प्रमुख साधन माना जाता है। अब यहाँ पे क्या है देखो, जो ब्यूरोक्रेसी है आज के समय में देखा जाए तो जो सरकारों का प्रशासन होता है उसकी व्यवस्था को अच्छे तरीके से चलाती है। ठीक है, सरकार की जो नीतियां होती हैं, पॉलिसी होती है, उसको लागू कराने का काम हमारी ब्यूरोक्रेसी करती है। और आर्थिक विकास, सामाजिक परिवर्तन, कानून व्यवस्था, लोकतंत्र, कल्याणकारी योजना, इसको सफल तरीके से चलाने के लिए जो ब्यूरोक्रेसी होती है ये काम करती है। ठीक है, अब पहला पॉइंट है विकासशील समाज में नौकरशाही की अवधारणा। तो विकासशील समाज में नौकरशाही का अर्थ ऐसे प्रशिक्षित अधिकारियों के समूह से है जो प्रशासन चलाते हैं। यानी ऐसे अधिकारी जो ट्रेंड है, यानी पढ़े लिखे प्रशिक्षित है, जो क्या करते हैं, जो कहीं ना कहीं विकासशील समाज में, ठीक है, प्रशासन चलाने का काम करते हैं। यानी लोगों को सुविधाएं जो मिलती है, सरकार के द्वारा पॉलिसी बनाई जाती है, उसको सही तरीके से लागू करवाने का काम करते हैं, सरकारी नीतियों को लागू करते हैं तथा जनता और सरकार के बीच में संपर्क स्थापित करने का काम करते हैं। इन देशों में नौकरशाही केवल प्रशासनिक संस्था नहीं है, बल्कि विकास प्रक्रिया की प्रमुख एजेंसी भी मानी जाती है। पदानुक्रम इसकी प्रमुख विशेषता, यानी यहाँ पे पदानुक्रम होता है, यानी हर नौकरशाही में आप देख लो जो अधिकारी होते हैं उनका पद होता है। ठीक है, यानी जैसे मान लो कोई ए अधिकारी है, फिर उससे ऊपर कोई दूसरा अधिकारी होगा बी, फिर उससे ऊपर कोई तीसरा अधिकारी होगा सी, या उससे ऊपर कोई चौथा अधिकारी होगा डी। यानी इस तरीके से पदानुक्रम होता है, पोस्ट होती है। ठीक है, तो ये जो पोस्ट होती है इन सबके काम अलग होते हैं, इनके अधिकार अलग होते हैं, इनकी जिम्मेदारियां, कर्तव्य जो होते हैं वो स्पष्ट रूप से निर्धारित होते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे प्रशासन में अनुशासन बना रहता है, नियंत्रण बना रहता है और जिम्मेदारी सेट रहती है। जिम्मेदारी सेट होने का मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई गलती हो जाए तो पता रहेगा कि इसकी ये किसकी जिम्मेदारी है, उसको पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये पदानुक्रम होता है इसमें। नियम आधारित प्रशासन, यानी प्रशासन जो चलता है वो नियमों पे आधारित होता है, किसी की मर्जी से या किसी के मन के हिसाब से नहीं चलेगा। ठीक है, विकासशील समाज में नौकरशाही का एक प्रमुख जो लक्षण है वो ये है कि सभी काम जो होंगे संविधान, कानून और निर्धारित नियम के अनुसार होंगे, उसके दायरे में होंगे। इससे प्रशासन में एक रूपता आती है और मनमाने निर्णय की संभावना कम हो जाती है। नागरिकों के साथ समान व्यवहार करने का प्रयास किया जाता है यहाँ पे।
विशेषज्ञता और व्यावसायिकता, नौकरशाही में जो अधिकारी होते हैं उनको कैसे नियुक्त किया जाता है, ऐसे ही थोड़ी सड़क से पकड़ के किसी को भर्ती कर लिया जाएगा, बल्कि उनकी नियुक्ति होगी योग्यता के आधार पे, शिक्षा के आधार पे, प्रतियोगिता परीक्षाएं की जाएगी, जो परीक्षा को पास करेंगे वो उसमें चुने जाएंगे। ठीक है, जैसे आप देखते हो आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, ये सब क्या है, ये सब नौकरशाही है। तो ये इनकी पढ़ाई, इनकी योग्यता के हिसाब से इनको भर्ती किया जाता है। ठीक है, फिर विशेष प्रशिक्षित प्रशिक्षण प्राप्त जो अधिकारी होते हैं, जो प्रशिक्षित अधिकारी होते हैं, जो ट्रेंड अधिकारी होते हैं, ये वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, ग्रामीण विकास जैसी जो इन क्षेत्रों में क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, फिर ये अपनी सेवाएं यहाँ पे देते हैं। विकास प्रशासन में भूमिका, तो विकासशील देशों में नौकरशाही की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो होती है विकास की जो योजनाएं होती है जो कि सरकार बनाती है, उन योजनाओं को लागू करवाने का काम जो होता है वो इनके द्वारा होता है। जैसे पंचवर्षीय योजना, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सुधार या डिजिटल सेवाएं। ठीक है, कोई भी योजना जो होगी सरकार की, उसको नौकरशाही के माध्यम से ही उसको लागू करवाया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है राष्ट्र निर्माण और सामाजिक परिवर्तन में योगदान, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बहुत सारे विकासशील देशों में नौकरशाही ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने, प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखने और सामाजिक सुधारों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भूमि सुधार, महिला सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, सामाजिक न्याय, कल्याणकारी योजना क्रियान्वयन, इन सब में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। बहुत ध्यान से समझिए इसको। देखिए, आजादी जब देश को मिली, उसके बाद विकासशील, ठीक है, अब ये विकासशील देशों की बात चल रही है, यानी जो विकासशील देश है जब उनको आजादी मिली, उसके बाद विकासशील देशों में नौकरशाही ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का काम करा, प्रशासनिक स्थिरता यानी प्रशासन को स्थिर बनाए रखने का काम करा। ठीक है, समाज में सुधार जो है उसको लागू करने का काम भी इसने ही करा है, यानी कि ब्यूरोक्रेसी नहीं करा है। भूमि सुधार हो गया, महिला सशक्तिकरण हो गया, अनुसूचित जाति जनजाति का कल्याण हो गया, सामाजिक न्याय हो गया, या कोई भी सरकार की योजना जो गरीब लोगों के कल्याण के लिए सरकार ने योजना बनाई हो उसको लागू करवाने का काम ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही ही करती है। लोकतंत्र और कानून व्यवस्था बनाए रखने में भूमिका, यानी नौकरशाही जो होती है चुनाव के संचालन, यानी चुनाव जो होते हैं हमारे देश में उसका संचालन भी नौकरशाही करवाती है। कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम भी नौकरशाही करती है। सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने का काम भी नौकरशाही करती है। ठीक है, न्यायपूर्ण प्रशासन हो सके ये भी नौकरशाही सुनिश्चित करती है। सरकार की जो पॉलिसी होती है, जो नीति होती है उसको जनता तक पहुंचाने का काम भी नौकरशाही करती है। ठीक है, नौकरशाही की कुछ समस्याएं भी होती हैं। अब समस्या सबसे बड़ी क्या है कि देखो, लाल फीताशाही ये बड़ी समस्या है, यानी कोई भी काम अगर सरकारी विभाग में करवाना है नौकरशाही के माध्यम से, तो एक फाइल एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, फिर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति यहीं पहुंचती रहती है, फाइल घूमती रहती है जिसमें समय ज्यादा लगता है। फिर यहाँ भ्रष्टाचार भी बहुत होता है, पैसे लेके लोग गलत काम कर लेते हैं, निर्णय लेने में देरी हो जाती है, राजनीतिक हस्तक्षेप भी देखने को मिलता है, जनता से कई बार दूरी बन जाती है। ठीक है, जवाबदेही की कमी, तो ये सारी समस्या जो है नौकरशाही के सामने आती रहती हैं। अब इसका समालोचनात्मक परीक्षण करना है, यानी समालोचनात्मक दृष्टि से देखें तो विकासशील समाज में नौकरशाही की डबल भूमिका है। एक और विकास, प्रशासनिक स्थिरता और लोकतांत्रिक शासन की आधारशिला है नौकरशाही, तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार भी है, लाल फीताशाही भी है, राजनीतिक दबाव जैसी समस्या भी है। ठीक है, दोनों के बीच में इनको काम करना पड़ता है। निष्कर्ष, यानी विकासशील समाजों में नौकरशाही शासन और विकास की महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है, क्योंकि नौकरशाही के माध्यम से ही कोई विकास की योजना जनता तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे भ्रष्टाचार भी हो जाता है, राजनीतिक हस्तक्षेप भी हो जाता है, और कई बार लेट भी हो जाते हैं, काम बहुत लंबे समय तक पड़े रहते हैं, फाइलें वर्षों तक दफ्तर में भटकती रहती हैं। ठीक है, यही होता रहता है। अगला क्वेश्चन है कि तुलनात्मक राजनीति के अर्थ और महत्व की चर्चा कीजिए, यानी तुलनात्मक राजनीति क्या है ये बताना है, इसका महत्व भी आपको बताना है। तुलनात्मक राजनीति यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अंग्रेजी में इसको कहा जाता है। ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें विभिन्न देशों की जो राजनीतिक व्यवस्था है, उनकी जो राजनीतिक संस्था है, उनकी प्रक्रिया, उनके राजनीतिक व्यवहार, इसका तुलनात्मक अध्ययन होता है। जैसे मान लो भारत का और चाइना का, यहाँ के संविधान का अध्ययन किया जाए, यहाँ की न्यायपालिका का अध्ययन किया जाए, या यहाँ के लोगों को मिले हुए अधिकारों का अध्ययन किया जाए, फिर उसको कंपेयर किया जाए, तो ये तुलनात्मक राजनीति है। इसमें क्या होता है, विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, उसकी तुलना की जाती है। इसका उद्देश्य विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं की जो व्यवस्था है इसकी समानता और इनकी भिन्नता और उनके कार्य करने के तरीके को समझना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो देशों, मान लो दो देश के राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया जा रहा है, तो उसमें देखा जाएगा क्या क्या समान है,
क्या उसमें अलग है दोनों देशों की राजनीतिक व्यवस्था में, और दोनों का काम करने का तरीका क्या है, इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है। आधुनिक समय में तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र जो है केवल सरकारों तक सीमित नहीं है। पहले पहले इसमें सरकारों तक ही सीमित रहता था, लेकिन आज के समय में केवल सरकार तक सीमित नहीं है। इसमें राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टियां, दबाव समूह, सामाजिक आंदोलन, विकास, लोकतंत्र, वैश्वीकरण, ये सारी विषयों को भी शामिल किया गया है। आज के समय में इन सब चीजों का भी अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति का अर्थ क्या है? तुलनात्मक राजनीति का अर्थ विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्था, संस्था, प्रक्रिया और राजनीतिक व्यवहार का आपस में तुलना करके अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? विभिन्न देशों की जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो राजनीतिक संस्था है, जो राजनीतिक प्रक्रिया है और राजनीतिक व्यवहार है, इसका अध्ययन किया जाता है, आपस में इसकी तुलना की जाती है। इसका अध्ययन जो होता है, इसका उद्देश्य ये जानना होता है कि विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्था में क्या समानताएं होती है और क्या भिन्नताएं होती है, किन कारणों से ये भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, कौन सी व्यवस्था बेस्ट हो सकती है, इन सब चीजों का अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति, यानी आधुनिक तुलनात्मक राजनीति केवल संविधान और सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पे राजनीतिक पार्टियों का भी अध्ययन किया जाने लगा है, दबाव समूह का भी अध्ययन किया जाने लगा है, चुनाव प्रक्रिया, ठीक है, और राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सामाजिकरण, प्रशासन, सार्वजनिक नीति, आर्थिक विकास, हर चीज का यहाँ पे अध्ययन आज के समय में किया जाने लगा है। तो ये बहुत ज्यादा व्यापक हो गया है। फिर राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना का आधार, तो तुलनात्मक राजनीति में विभिन्न देशों की राजनीतिक संस्थाओं, उनकी शासन प्रणाली, उनके वहां पे लोकतंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्था, चुनाव व्यवस्था, राजनीतिक दल, न्यायपालिका, वहां का प्रशासन, वहां की नागरिक भागीदारी, इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है, सबकी तुलना की जाती है। ठीक है। इस तुलना के माध्यम से समझा जाता है कि कौन सी व्यवस्था अधिक प्रभावी है, किन किन परिस्थितियों में कौन कौन सी राजनीतिक प्रणाली सफल होती है, ये सारी चीजों का अध्ययन यहाँ पे होता है। फिर राजनीतिक घटनाओं को समझने में महत्व, तो तुलनात्मक राजनीति विभिन्न देशों की राजनीतिक घटनाओं और समस्याओं को समझने में क्या करता है? सहायता करती है। यानी तुलनात्मक राजनीति जो है, इसमें विभिन्न देशों की जो राजनीतिक घटना है, जो उनकी राजनीतिक समस्या है, उसको हम समझ पाएंगे तुलनात्मक राजनीति से। ये हमको बताती है कि अलग अलग जो सामाजिक और आर्थिक और जो सांस्कृतिक परिस्थिति है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, इसको कैसे ये प्रभावित करती है। ठीक है। भारत, जैसे भारत का जो संस्कृति है वो चाइना की जो संस्कृति है कैसे हम प्रभावित कर रही है, या भारत का कल्चर अमेरिका का जो कल्चर है ये कैसे उन देश के लोगों को प्रभावित करता है, इन सब चीजों का अध्ययन यहाँ पे हो पाता है। और वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन होता है, वैज्ञानिक तरीके से इसका विश्लेषण भी होता है। ठीक है। फिर राजनीतिक सिद्धांत के विकास में योगदान, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से राजनीतिक विज्ञान में नए नए सिद्धांतों का, नए नए अवधारणाओं का विकास होता है, नए नए सिद्धांत बनाए जाते हैं। राजनीतिक विकास, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सामाजिकरण, आधुनिकरण, निर्भरता सिद्धांत तथा विश्व व्यवस्था जैसे अनेक आधुनिक सिद्धांत तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के रूप से विकसित होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग देखो जो सिद्धांत है वो बनते हैं अध्ययन से, अलग अलग जो विचारधाराएं हैं ये सामने आती हैं, कमियों को देखा जाता है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट है लोकतंत्र और शासन व्यवस्था को समझने में महत्व। तुलनात्मक राजनीति लोकतांत्रिक तथा अधिनायकवादी व्यवस्था की तुलना करके उनके गुण दोष को स्पष्ट करती है। यानी तुलनात्मक राजनीति में लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है और जो अधिनायकवादी व्यवस्था है, इन दोनों को पढ़ा जाता है, इनका अध्ययन किया जाता है और इनके गुण दोष, इनकी कमियों का बताया जाता है। इसके माध्यम से ये समझा जा सकता है कि किन परिस्थितियों में लोकतंत्र सफल होता है तथा किन कारणों से कुछ देशों में लोकतंत्र जो होता है वो कमजोर पड़ जाता है। ठीक है। इनका अध्ययन किया जाता है इसमें। विकासशील देशों के अध्ययन में महत्व, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो एशिया के देश थे, अफ्रीका के देश थे, लैटिन अमेरिका के देश थे, जो कभी गुलाम होते थे वो स्वतंत्र हुए। फिर वहां पे तुलनात्मक राजनीति का महत्व ज्यादा बढ़ गया। इन देशों की राजनीतिक समस्या, राष्ट्र निर्माण, विकास, प्रशासन, राजनीतिक स्थिरता, लोकतांत्रिक विकास, इन सबको समझने के लिए तुलनात्मक दृष्टिकोण बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध हुआ। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप भारत का एग्जाम्पल लो। भारत देश जो था आजाद हुआ। अब जब हमारा संविधान बनाया गया तो संविधान बनाने से पहले बहुत सारे देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। ठीक है। देखा गया कि किस देश का संविधान क्या है, किस देश के संविधान में क्या कानून है, कौन से संविधान में कौन से कानून है जो उसको उठा के भारतीय संविधान में डाला जा सकता है, कौन सा कानून हमारे लिए अच्छा हो सकता है। ठीक है। तो ये भी तुलनात्मक अध्ययन का ही रूप है। तो ये सब हुआ। नीति निर्माण में उपयोगिता, यानी तुलनात्मक राजनीति जो है विभिन्न देशों की सफल नीतियों का, यानी कोई किसी देश में कोई नीति सफल हुई है तो उसका अध्ययन करता है और फिर अवसर देता है कि भाई इस नीति को अगर दूसरे देशों में भी अगर अप्लाई किया जाए तो क्या वो वहां पे भी सफल होने के चांस है। ठीक है। या फिर इसमें परिस्थिति के अनुसार कोई सुधार करना हो या कोई बदलाव करना हो, तो ये सब अध्ययन जो होता है ये भी तुलनात्मक राजनीति में होता है। फिर आधुनिक तुलनात्मक राजनीति का मूल्यांकन,
तो आधुनिक तुलनात्मक राजनीति ने राजनीतिक विज्ञान को ज्यादा वैज्ञानिक बना दिया है, अनुभवजन्य बना दिया है और व्यापक बना दिया है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे ऐसे विषय लिए जाते हैं जो पहले नहीं लिए जाते थे। इसने केवल पश्चिमी देशों तक इसको सीमित मतलब इसका जो अध्ययन है वो केवल पश्चिमी देशों के सीमित अध्ययन के बजाय अब इसमें विकासशील देशों का भी अध्ययन किया जाता है, सामाजिक आंदोलन का भी और राजनीतिक संस्कृति तथा वैश्वीकरण जैसे नए विषयों को भी इसमें शामिल किया जाने लगा है। ठीक है, फिर भी इसकी कुछ कमियां हैं। प्रत्येक देश की ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां अलग होती है, इसलिए एक देश का मॉडल जो है दूसरे देश में लागू करना पूरी तरीके से सफल नहीं हो सकता है। यही कारण है कि तुलनात्मक अध्ययन में राजनीतिक परिस्थिति को भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, वहां की राजनीतिक परिस्थिति को ध्यान में रखा जाता है। लास्ट में निष्कर्ष, तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। ये विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना करके उनके अध्ययन किया जाता है। इसमें विकास और समस्याओं को समझने में सहायता करती है। वैश्वीकरण के दौर में लोकतंत्र, शासन, विकास और सार्वजनिक नीति के अध्ययन में इसकी भूमिका जो होती है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुसंस्कृतिवाद पर एक निबंध लिखिए। बहुसंस्कृतिवाद आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण अवधारणा मानी जाती है। बहुसंस्कृतिवाद का मतलब क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है, बहुसंस्कृति। ठीक है, यानी एक से ज्यादा संस्कृति। तो यानी इसका मतलब है कि एक ही समाज में रहने वाले जो लोग हैं उसमें अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग जाति समूहों की पहचान का सम्मान किया जाए। यानी एक ही समाज में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग जातीय समूहों में बटे हुए लोग रहते हैं। ठीक है, और ये लोग एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की जो संस्कृति है, जो समूह है, उसका सम्मान रखते हैं। ठीक है, तो इसी को बहुसंस्कृतिवाद कहा जाता है। फिर इन्हें समान अधिकार, समान अवसर, समान संरक्षण प्रदान किया जाता है। ये केवल विभिन्न संस्कृतियों के सह अस्तित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी समान मान्यता और सम्मान पर भी बल देता है। बहुसंस्कृतिवाद का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि किसी देश में रहने वाले अलग अलग सांस्कृतिक समूह अपनी भाषा, अपने धर्म, अपनी परंपरा, अपनी जीवन शैली और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए समान रूप से साथ रह सके। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि बहुसंस्कृतिवाद का मतलब यही है कि किसी एक देश में अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ रह सके। ठीक है, बिना किसी भेदभाव के। ये विचार मानता है कि सांस्कृतिक विविधता समाज की शक्ति है, ना कि उसकी कमजोरी। ठीक है, यानी कुछ देशों में इस चीज को अच्छा नहीं माना जाता, जैसे यूरोप के देशों में बहुसंस्कृतिवाद को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन बहुत सारे देशों में इसको अच्छा भी माना जाता है। उनका ये मानना है कि ये जो बहुसंस्कृतिवाद है, यानी एक से ज्यादा जो संस्कृतियां एक साथ रहती हैं, ये कहीं ना कहीं समाज की शक्ति है। ठीक है, समाज की कमजोरी नहीं है। इसलिए प्रत्येक संस्कृति को सम्मान मिलना चाहिए और बराबर की रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। फिर बहुसंस्कृतिवाद की आवश्यकता, आधुनिक विश्व में प्रवास, वैश्वीकरण, उपनिवेशवाद के अंत और लोकतांत्रिक विकास के कारण अधिकांश देशों में सांस्कृतिक विविधता बढ़ी है। ठीक है, बढ़ रही है। यानी आज के समाज में हम देखें तो माइग्रेशन हो रहा है, लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, वैश्वीकरण का दौर है, उपनिवेशवाद का अंत हो चुका है। ठीक है, देश आजाद हो चुके हैं और लोकतांत्रिक विकास के कारण ज्यादातर जो देश है उसमें सांस्कृतिक विविधता बढ़ रही है, अलग अलग कल्चर के लोग वहां पे रह रहे हैं। यदि विभिन्न समुदायों को सम्मान और समान अधिकार नहीं मिलता तो सामाजिक तनाव हो जाता है, संघर्ष हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ठीक है, इसलिए बहुसंस्कृतिवाद जो है सामाजिक शांति और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक माना गया है। बहुसंस्कृतिवाद के प्रमुख सिद्धांत, यानी बहुसंस्कृतिवाद सभी संस्कृतियों के सम्मान और समानता पे आधारित होता है। यानी इसमें सभी संस्कृतियों का क्या किया जाता है, सम्मान किया जाता है, रिस्पेक्ट दी जाती है और सबको समान माना जाता है। ये सांस्कृतिक पहचान की रक्षा, यानी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा भी करता है, धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, और भाषाई अधिकार, सामाजिक न्याय, समान अवसर और लोकतांत्रिक भागीदारी, इन सब चीजों को क्या करता है, ये बढ़ावा देता है। अगर बहुसंस्कृतिवाद है तो वहां पे सभी संस्कृतियों की पहचान की रक्षा की जाएगी, धार्मिक स्वतंत्रता मिलेगी, भाषा के आधार पे लोगों को अधिकार मिलेंगे। ठीक है, इसका उद्देश्य किसी एक संस्कृति को श्रेष्ठ मानना नहीं है, बल्कि सभी संस्कृतियों को समान सम्मान यानी समान रिस्पेक्ट देना है। फिर लोकतंत्र और बहुसंस्कृतिवाद, लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुसंस्कृतिवाद का विशेष महत्व है, क्योंकि लोकतंत्र सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। होता क्या है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें जो बहुसंस्कृतिवाद है इसको बहुत बेहतर माना जाता है। जैसे लोकतांत्रिक देशों में इसको गलत नहीं माना जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलते हैं। जब विभिन्न समुदायों की अपनी संस्कृति, भाषा और धर्म
के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता यहाँ पे मिलती है, तब लोकतंत्र क्या होता है, बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है, समावेशी बन जाता है। फिर बहुसंस्कृतिवाद और सांस्कृतिक अधिकार, यानी बहुसंस्कृतिवाद ये स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है कि प्रत्येक समुदाय को अपनी भाषा, शिक्षा और धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक संस्थाओं को बनाए रखने का अधिकार होना चाहिए। यानी बहुसंस्कृतिवाद क्या मानता है, ये स्वीकार करता है कि प्रत्येक समुदाय को अपनी भाषा, अपनी शिक्षा, अपनी धार्मिक परंपरा और सांस्कृतिक संस्थाओं को बनाए रखने का अधिकार होना चाहिए। इससे अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान सुरक्षित रहती है, उनमें सम्मान और आत्मविश्वास की भावना भी विकसित होती है। ठीक है, अगर मान लो सभी समुदायों की भाषा, शिक्षा, परंपरा जो है उसको माना जाएगा, उनको समान अधिकार दिए जाएंगे, तो अल्पसंख्यक लोग भी सुरक्षित महसूस करेंगे। ठीक है, भारत में बहुसंस्कृतिवाद, आपको पता है भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग जातियों में बटे लोग हैं, अलग अलग कल्चर है उनका, अलग अलग परंपराएं हैं, और ये सब लोग एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, तो भारत में क्या है, अनेकता में एकता, यानी अलग अलग तरह के लोग हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग कल्चर होने के बाद भी ये इनमें एकता देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है बहुसंस्कृतिवाद के फायदे क्या है। तो इससे समाज में सहिष्णुता बनती है, सभी एक दूसरे के कल्चर का सम्मान करते हैं, सामाजिक सद्भाव बना रहता है। ठीक है, एक दूसरे के प्रति सम्मान भी रखते हैं। विभिन्न समुदायों के बीच में सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान, लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत किया जाता है। साथ ही मानव अधिकारों, सामाजिक न्याय की भावना को भी यहाँ पे विकसित किया जाता है। फिर बहुसंस्कृतिवाद जो है, यहाँ पे चुनौतियां भी है। यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि विभिन्न समुदायों के बीच में विश्वास की कमी हो जाए, या राजनीतिक दल सांस्कृतिक पहचान का दुरुपयोग करने लग जाए, तो कई बार समाज में तनाव हो जाता है, सांप्रदायिकता हो जाती है। ठीक है, धर्म के लोग आपस में लड़ जाते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जातियों के लोग लड़ जाते हैं, अलगाववाद की भावना पनपने लग जाती है। ठीक है, ये समस्याएं यहाँ पे हो जाती है। कभी कभी अत्यधिक सांस्कृतिक अलगाववाद की जो भावना है, ये पनपने लग जाती है, जिसके कारण ये वहां की एकता के लिए चुनौती बन जाती है। अब इसका समालोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो देखिए, बहुसंस्कृतिवाद आधुनिक लोकतंत्र की आवश्यक अवधारणा है, क्योंकि ये विविधता और समानता दोनों को महत्व देती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अलग अलग जो धर्म है, अलग अलग कल्चर को सम्मान दिया जाता है। यहाँ पे केवल सांस्कृतिक पहचान की रक्षा पर्याप्त नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय भी चाहिए, आर्थिक समानता भी चाहिए, राष्ट्रीय एकता भी आवश्यक है। इसलिए बहुसंस्कृतिवाद तभी सफल हो सकता है जब विविधता और राष्ट्रीय हितों के बीच में संतुलन बना रहे। अब बात करते हैं निष्कर्ष, यानी बहुसंस्कृतिवाद आधुनिक लोकतांत्रिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। यानी बहुसंस्कृतिवाद क्या है, आधुनिक जो लोकतांत्रिक समाज है इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। इसमें सभी संस्कृतियों का रिस्पेक्ट किया जाता है। ठीक है, सभी को समान अधिकार मिल जाते हैं, सभी को समान अवसर मिल जाते हैं। भारत भी एक ऐसा देश है जहाँ पे विविधता बहुत ज्यादा है, यहाँ पे भी बहुसंस्कृतिवाद आपको देखने को मिलेगा, सभी को यहाँ पे समान अधिकार हमारा संविधान देता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये लेक्चर खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।